Just wait after the lecture 2 minutes. 21st sum, please. Draw the columns in the books of Samat Sports Club, Solapur. ठीक है, 31st March 2007 and balance sheet of current year. You have already marked the item, so let's begin with the payment side first. Payment side से शुरू करना है आपको. सबसे पहला आइटम यह स्पोर्ट्स मटेरियल. स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कहाँ जाएगा बताओ. विल यू पुट स्पोर्ट्स मटेरियल अंडर एसेट्स और एक्सपेंस? Expense. Sports material will go under expense, so that is sports material purchased. एक एक चीज का ना पोस्टमार्टम करके समझना है यहाँ पे. ओके, ये स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज का मतलब है कि आपने इस साल स्पोर्ट्स मटेरियल की तरफ इतना पैसा दिया है, इसके वजह से ये एक्सपेंस नहीं हो जाता. करंट ईयर का इतना पेमेंट किया है, इतना पैसा दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल की तरफ, that is 26,000. So you put it under inner column. Now if you remember, I have given 2 dots on sports material. If you check it carefully, you have marked the sum. There are 2 dots on sports material. What are those 2 dots? Can you guys tell me what are those 2 dots? What are the 2 adjustments on sports material? Yes, year stock and this year stock. Last year stock and this year stock. With this year का stock तो current year के adjustment में नीचे मिलेगा आपको sports material पे. दिख रहा है आपको? ये तो बहुत बारी हमने किया हुआ है सम में. करंट ईयर का स्टॉक क्या करते हैं हम लोग? व्हाट डू वी डू? करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं. क्यों माइनस करते हैं? इसका मतलब है कि हमने जो पे किया था उसमें से इतना बच गया, मतलब वो 26,000 में से ही 24,000 बच गया. ये नेक्स्ट ईयर काम आएगा, तो इसको हटा दो. माइनस स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. अभी 2 स्टॉक है ना, तो ईयर मेंशन कर दो. ये करंट ईयर का है तो ये 10-11 का हुआ. दिस इज फॉर 10-11. वैसे एक और स्टॉक है विच इज ओपनिंग स्टॉक. जैसे याद है फाइनल अकाउंट्स में करते हो, गुड्स में ओपनिंग स्टॉक ऐड, परचेज ऐड, क्लोजिंग स्टॉक माइनस. ओपनिंग स्टॉक क्यों ऐड करते हो? वो ऐड इसलिए करते हो क्योंकि वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, तो इस साल में आपने यूज किया होगा, है ना. लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक यू हैव यूज्ड इट इन करंट ईयर, so that becomes the opening stock of this year. So that is the expense of this year. वैसे ही ऊपर के बैलेंस शीट में आप चेक करो, स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक दिया है. ऊपर के बैलेंस शीट में यू विल फाइंड स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक. व्हाट इज स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक? 22,000 मिला आपको. दैट वो 22,000 का मीनिंग क्या हुआ कि वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो लास्ट ईयर बच चुका था, लास्ट ईयर का एक्सपेंस नहीं था. तो किस साल में यूज किया होगा उसको? मस्ट हैव यूज्ड इट इन current year, so that becomes the expense of this year. ऊपर वाला 22,000 दिख रहा है सबको एसेट में, जो दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक, that is which year's expense? Last year's expense or this year's expense? This year's expense. तो इधर ऐड हो जाएगा, ऐड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. ये ओपनिंग स्टॉक भी कहते हैं इसको. दिस इज ओपनिंग स्टॉक, ऊपर वाला है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये जो माइनस किया, तो ये हो गया 0910 वाला, दैट वाज 22,000. ओके, दिस इज ओपनिंग और ये क्लोजिंग. पर सर इधर हमने सिर्फ अज्यूम ही किया है ना कि लास्ट ईयर का स्टॉक यूज हो गया है, वो लोग ने कहीं मेंशन नहीं किया है. नहीं, वो मेंशन नहीं करेंगे, वो होने ही वाला है. दे विल नेवर मेंशन इट. जैसे आपको बताया ना पेमेंट की साइकिल कैसे होती है, कुछ मेंशन नहीं किया है तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग पहले पे करोगे, फिर करंट ईयर का पे करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर का. वैसे ही स्टॉक, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब पहले लास्ट ईयर का यूज हुआ है, फिर करंट ईयर का, और फिर बचा हुआ नेक्स्ट ईयर में यूज होगा. ओके, दैट इज अ नॉर्मल यूनिवर्सल साइकिल फॉर एनी एक्सपेंस और एनी इनकम if no information is given. सर पर अगर ये स्टॉक को बैलेंस शीट में आया तो? ये स्टॉक बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस शीट में? एडजस्टमेंट अगर डेप्रिसिएशन का रहा. स्टॉक पे कैसा डेप्रिसिएशन? स्टॉक आपने बोला था ना कि डेप्रिसिएशन हो सकता है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा.
हाँ तो तो फिर वो ओपनिंग स्टॉक भी बैलेंस शीट में लेके जाने का। स्टॉक और डेप्रिसिएशन कभी साथ में आ ही नहीं सकता है। स्टॉक किस पे होता है? एक्सपेंस पे होता है। डेप्रिसिएशन किस पे होता है? फिक्स्ड एसेट पे होता है। कभी फर्नीचर का स्टॉक सुना है? मशीनरी का स्टॉक सुना है? कभी लैंड एंड बिल्डिंग का स्टॉक सुना है? नॉट पॉसिबल। तो वो फिर आपका फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। जैसे ऊपर दिख रहा है प्लेग्राउंड फर्नीचर, वो आप करंट ईयर में लाओगे और जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो चार्ज कर दोगे। सिंपल एज दैट। गॉट इट? तो स्टॉक और डेप्री दोनों कभी साथ में आने का सवाल ही नहीं है। ओके, वो भी हम लोग करेंगे। फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन कैसे करना है वो भी एग्जांपल आएगा आगे। ठीक है? सर अगर लास्ट ईयर का स्टॉक अभी भी यूज नहीं हुआ है तो फिर से बैलेंस शीट इम्पॉसिबल है वो ऐसा होगा ही नहीं कभी। पहले लास्ट ईयर का ही आप यूज करोगे। फीफो मेथड हम जनरली अप्लाई करते हैं किसी। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला आता है वो पहला यूज हो जाता है। फिर भी अगर स्पेसिफाई करके दिया है कि यूज नहीं हुआ है तो फिर लास्ट ईयर से एसेट से करंट ईयर के एसेट में डाल दो वापस बैलेंस शीट में। ओके, सेम फंडा। फिर आपको यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा होगा नहीं, ये याद रखना। ठीक है? सर एक बार वापस समझो ना, आपने व्यू प्लस किया, वो समझ में नहीं आया कि ये ईयर का एक्सपेंस कैसे हुआ। तुमने ये लास्ट ईयर पे कर दिया है ना, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 22,000। 22,000 इज लास्ट ईयर का प्री पे, मतलब लास्ट ईयर तुमने ज्यादा पे किया है। 22 पैसे ज्यादा दे दिए, बच गया ना उतना, इसलिए लास्ट ईयर से माइनस किया होगा और लास्ट ईयर आके एसेट में दिख रहा है। लास्ट ईयर का जब बनाया होगा फाइनल अकाउंट्स तो ये क्या किया होगा? माइनस किया होगा एक्सपेंस में से और एसेट में दिखाया होगा। क्यों? क्योंकि वो ये साल में यूज करना है। फाइनल अकाउंट में कैसा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट में जाता है ये साल का खर्चा बन के, वैसे ही ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ये साल का ओपनिंग स्टॉक बन के आएगा ना, खर्चा बन के। लास्ट ईयर का बचा हुआ है विल बी यूज्ड इन द करंट ईयर, सो डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएगा एक्सपेंस में। सर सर मतलब जो मेन इफेक्ट होगा वो इनकम और एक्सपेंडिचर में होगा, और बाकी का जो एसेट लायबिलिटी का तो सेम ही रहेगा ना, जो लास्ट ईयर का था वही होगा ना। लास्ट ईयर का एसेट में वही 22,000 पड़ा हुआ है और करंट ईयर के एसेट में 24,000 जाएगा करंट ईयर का प्रीपेड। तो मतलब अगर अभी अगर सेकंड इफेक्ट देना रहेगा तो फिर ये एसेट में ही दिखेगा ना। अभी एसेट अगर लास्ट ईयर का लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर का करंट ईयर एसेट। एसेट लायबिलिटी वाला इफेक्ट चेंज नहीं होता है, खाली प्लस माइनस वाला ऑपोजिट हो जाता है। Got it? समझा क्रिश? हाँ सर। 2 + 22 करंट ईयर का खर्चा कितना हुआ है? तो 24,000। दैट विल बी शोन इन द आउटर कॉलम। करंट ईयर का इनकर्ड एक्सपेंस इज 24,000। इनकर्ड का मतलब पेमेंट नहीं, इतना वापरा, इतना स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हो गया करंट ईयर में। पेमेंट आगे पीछे चलता रहेगा, नॉट अ बिग डील। ठीक है? Then after sports material we have salaries and wages. अब देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे salaries and wages. You just check and tell me, do you have any adjustment on salaries and wages? Any adjustment? No, no adjustment. So in such situation, देखो इसमें कुछ adjustment नहीं है, ना लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ना करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, कुछ नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या अज्यूम करते हैं? व्हाट डू वी अज्यूम? कि जितना आपने करंट ईयर में पे किया है वो क्या होगा? What will be that? Incurred expense. Incurred expense. जितना incurred है उतना आपने पूरा पे कर दिया, तो झंझट ही नहीं है। ऐसे आप चलाते रहोगे बिजनेस में तो कभी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दिखेगा ही नहीं जिंदगी में आपको। जितना इनकर हुआ उतना पे करो, जितना इनकर हुआ उतना रिसीव कर लो, और नहीं उतना रिसीव कर लो, तो झंझट ही नहीं है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड भी, रिसीव एडवांस की, कुछ भी ऐसा होता नहीं है। पैसे आगे पीछे आते रहते हैं, इसे लफड़ा होता है ये 4 आइटम्स का। तो ये सैलरीज एंड वेजेस आपने कुछ प्रीपेड आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, मतलब जितना इनकर्ड था, नट्टू काका की सैलरी 12,000 थी, आपने 12,000 दे दी, राजी खुशी सब कुछ खत्म, ना कुछ आउटस्टैंडिंग ना कुछ प्रीपेड, झंझट ही नहीं। दिस इज 43,500। ठीक है? देन वी हैव ऑफिस रेंट। प्लीज चेक एंड टेल मी, डू यू हैव एनी डॉट ऑन ऑफिस रेंट? ऑफिस रेंट पे कोई डॉट नहीं है आई थिंक। ऑफिस रेंट भी क्या होगा? जितना इनकर्ड है उतना पे कर दिया आपने, अगला पिछला कुछ देखने की जरूरत नहीं आपको। टेलीफोन चार्जेस 3,900, उस पे भी आई डोंट थिंक सो एनी डॉट इज देयर, उस पे भी कोई डॉट नहीं है, तो 3,900। जितना इनकर्ड था उतना पे कर दिया, इसका मतलब नो आउटस्टैंडिंग, नो प्रीपेड, नो लास्ट ईयर, नो करंट ईयर,
Then printing and stationery. Check, do you have any dot on printing and stationery? Printing stationery पे कोई dot है? No. नो, मतलब जितना इनकर्ड है उतना पेड है. नो आउटस्टैंडिंग, नो प्रीपेड, नो लास्ट ईयर का लफड़ा, नो करंट ईयर का लफड़ा. बैलेंस कैरीड डाउन. व्हाट इज दिस बैलेंस कैरीड डाउन? व्हाट इज दिस बैलेंस? कैश बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ व्हाट इज कैश? एसेट और एक्सपेंस? Asset. एसेट. बाकी सब एसेट डायरेक्टली जंप मार के आ रहे हैं ना, लास्ट ईयर से करंट ईयर, लास्ट ईयर से करंट ईयर. कैश सेम नहीं है. कैश देखो, ओपनिंग कैश कुछ और था, क्लोजिंग कैश कुछ और है. ये समझ आ रही है? ओपनिंग कैश कुछ अलग था, 1600 8400 ओपनिंग बैलेंस दिया है. क्लोजिंग कैश कुछ अलग है. अलग क्यों हो गया कैश? कैश सेम नहीं हो सकता क्या? लास्ट ईयर का जितना था करंट ईयर में सेम. कुछ आया ज्यादा होगा ना पैसा. तो कैश जो है वो फ्लक्चुएट होते रहता है ना. करंट एसेट की कैटेगरी का बंदा है वो. तो कैश में पैसे आते भी हैं, जाते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं. तो प्लस हो गया, जितना आया उतना कैश प्लस हो गया एसेट में, और जितना गया उतना माइनस हो गया. तो अभी कैश कितना बचा है इस साल के एंड में? कितना बचा है आपका कैश? 6,011,050 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. दैट विल गो टू दिस ईयर्स बैलेंस शीट. इट इज एन एसेट ओनली, बट ये फर्नीचर प्लेग्राउंड के जैसे सेम नहीं रहेगा. आप सोचो ना, आपके बिजनेस के शुरू होने में इस साल में 1 लाख रुपए थे, क्या पूरा साल 1 लाख पड़ा रहेगा? इम्पॉसिबल. कुछ पैसे आएंगे, कुछ पैसे जाएंगे, राइट? तो पैसे आएंगे तो कैश बढ़ जाएगा, पैसे जाएंगे तो कैश कम हो जाएगा. तो एंड में कितना बच रहा है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखेगा, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कैश, राइट? सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज हाउ मच? कैश इन हैंड इज 6,000, कैश एट बैंक इज, आउटर कॉलम में ही दिखा सकते हो, कैश इन हैंड इज 6,000 and cash at bank is 11,050. वैसे ही opening balance of cash and bank, where you will show opening balance of cash and bank. What was opening of cash? It was nothing but last year का closing. Are you getting that? Current year का cash closing is current year का closing. Last opening cash is nothing but last year का closing. Last year balance sheet asset. Already दिख रहा है आपको. 1600 and 8400. Can you guys see that? आपको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो इफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है. अगर अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़े, आगे ऐसे सम आएंगे जहां पे दोनों बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, तब हम लोग लिखेंगे वहां पे कैश ओपनिंग बैलेंस शीट. ठीक है? यहाँ पे तो ओपनिंग बैलेंस शीट रेडीमेड सर्व करके दिया हुआ है अपने को, वी नीड नॉट मेक दैट. देन सब्सक्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्सक्रिप्शन. इनकम साइड पहले लिख रहा हूँ, इनर कॉलम में बाय सब्सक्रिप्शन. हाउ मेनी एडजस्टमेंट ऑन सब्सक्रिप्शन? सर आपने ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए. हाँ, तो वो कहाँ जाएगा ओपनिंग बैलेंस? करंट ईयर के एसेट को बिलोंग करता है कि लास्ट ईयर के एसेट को बिलोंग करता है? लास्ट ईयर के. लास्ट ईयर के एसेट को करंट ईयर में कैसे आएगा? सर करंट ईयर कैश ही है ना, तो करंट ईयर के कैश में ऐड कर सकते हैं ना, वो बचा हुआ कैश है ना लास्ट ईयर का. हाँ, तो अभी समझो लास्ट ईयर में तुमको फर्नीचर दिख रहा है 18,000. हाँ. तो इमेजिन करो तुम प्रैक्टिकली बिजनेस कर रही हो, तुम्हारा एक शॉप है, तुम्हारे फर्नीचर में, तुम्हारे शॉप में फर्नीचर है 18,000 का. एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट वाज 18,000. ठीक है? सब दुकान में तुम्हारा फर्नीचर था 18,000. इस साल तुमने 5,000 का और फर्नीचर खरीदा करंट ईयर में, तो अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना फर्नीचर दिखेगा? 23 दिखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 18 + 5 ऐड हो जाएगा उसमें, राइट? है ना? तो वैसे ही तुम्हारे बिजनेस में शुरुआत में कैश था 1 लाख रुपीस. 1 लाख रुपीस का कैश था, उसमें 5,000 और ऐड हो गया, रोकड़ा मिला कहीं से. तो अभी कैश कितना हो जाएगा करंट ईयर बैलेंस शीट में? 1,05,000. ऑब्वियसली यू वोंट राइट दैट 1 लाख, राइट? अब मैं थोड़ा और एग्जांपल दूं कि शुरुआत में 1 लाख कैश था, अभी इस साल तुमने कुछ सेल परचेज किया, 5,000 कैश आया, 3,000 कैश गया, तो अब कितना बचा? 2,000. 1,02,000. 1,02,000. So your closing balance of cash would be 1,02,000, right? Got it? Similarly in this problem, जो आपको ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 1600 और 8400, हाँ. उसके बाद जो रिसीट में दिख रहा है ना, वो सब पैसा आया है.
रिसीट्स मतलब वो सब पैसा आपने रिसीव किया है नीचे, 1,09,000 पैसा आया, 6500 आया, 28,000 आया, 1350 आया, 9,000 आया। मैंने आपको एक एक एग्जांपल दिया ना, 5,000 आया और 3,000 गया। वैसे ये रिसीट सब इतना कैश आया है बिजनेस में, और जो पेमेंट में दिख रहा है वो सब कैश गया है बिजनेस में से। तो 1 lakh plus 5 minus 3 will be 1,02,000. Similarly, how do you arrive at the closing balance of cash? It will be opening balance plus the receipts minus the payments is your closing balance. So that's what we are showing in the closing balance sheet. It includes that opening cash. Opening cash में सब receipt add किया, payment minus किया, तो अंत में इतना बच गया 6,000 और 11,050. सर आपने वो जो एग्जांपल दिया 5,000 वाला, तो वो जो कैश है वो करंट ईयर मिला है ना, मतलब 5,000 कैश, मतलब 1 लाख प्रीवियस ईयर का, तो 1 लाख क्लोज होके इसमें आया और बाद में 5,000 कैश मिला वापस, तो 5,000 वैसे ना। हाँ ऐसे ही, परफेक्ट। और समझो 1 लाख था, 5,000 मिला और 7,000 पे किया आपने, तो अब कितना हो जाएगा? 98। तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस शीट में 98 दिखेगा। कोई भी एसेट का लॉजिक सेम है। लास्ट ईयर जो एसेट था उसमें जो और नया एसेट आया वो ऐड करो, जो निकाल दिया वो माइनस करो, तो नेट जो बचेगा वो फाइनल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। आपके शुरुआत में फर्नीचर था 1 लाख रुपया, आपने पूरा फर्नीचर बेच दिया ये साल में, अब कितना होएगा फर्नीचर? 0। करेक्ट। कैश आपके बिगिनिंग में 1 लाख रुपया था, पूरा कैश चला गया, पे कर दिया, किसी एक्सपेंस में एसेट में कुछ ना कुछ पे कर दिया, अब कैश कितना बचेगा? 0। सर मतलब कैश और बैंक में वो जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें जो पूरे साल में जो सेल और परचेज हुआ उसमें सब काट के और सब जोड़ के क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों ने। हाँ, रिसीट तुम्हारे सामने है, वो कैश अकाउंट, रिसीट पेमेंट अकाउंट इज कैश अकाउंट। कैन यू सी दैट? यू वांट यू कैन टेक योर कैलकुलेटर, करने की जरूरत नहीं है, सामने ही दिया हुआ है। 1,600 और 8,400 ओपनिंग बैलेंस था, उसमें वो सब डेबिट्स ऐड किया, उतना पैसा आया। जो तुम बोल रहे हो ना सेल परचेज वाला, ये रिसीट है, यहाँ पे सेल परचेज नहीं है, यहाँ पे रिसीट है। रिसीट पेमेंट मतलब सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फी, डोनेशन का इतना पैसा आया, सन्ड्री रिसीट का इतना पैसा आया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड का इतना पैसा आया, वो सब रोकड़ा आया हुआ है। कैन यू सी दैट? एंड माइनस पेमेंट साइड, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा 26,000 दिया, सैलरीज वेजेस पे किया 43,500 दिया, ऑफिस रेंट पे किया 63,000 दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे किया 22,300 दिया, वो सब कैश जा रहा है तुम्हारा। तो बचा कितना एंड में? 6,000 और 11,050, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस। वो बना के दे दिया आपको, आपको कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, दे हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग एंड गिवन टू यू। रिसीट ऐड करके, पेमेंट माइनस करके, क्लोजिंग बैलेंस बना के, कैलकुलेट करके दे दिया आपको सिर्फ डालना है बैलेंस शीट। मीनिंग समझा अभी इसका? तो सर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो लास्ट ईयर के डेबिट माइनस क्रेडिट से जो कैश आया वो है। एग्जैक्टली। तो वो जो कैश बिजनेस में बचा है वो हम लोग कहाँ दिखाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट। वो ओपनिंग, जो ओपनिंग बैलेंस था ना, वो लास्ट ईयर का डेबिट माइनस क्रेडिट से। हाँ, तो उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना है। हाँ, वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट है ना, 1 साल पहले की। अच्छा, और हम लोग ये जो बना रहे हैं वो ये साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इसमें नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा, ओके इसमें सर। करंट ईयर का क्लोजिंग दिखेगा। समझ में आया? सर अगर आपको लास्ट ईयर का बैलेंस शीट नहीं दिया होगा, ये साल का कैश बैंक दिया होगा और उसमें बैलेंस रहेगा, तो भी सेम ही लॉजिक होगा ना? हाँ, रिसीट पेमेंट जो ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है ना, वो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट अगर नहीं दिया तो हम बनाएंगे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और उसमें दिखा देंगे एसेट साइड। जैसे आपने करंट ईयर जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट ईयर एसेट में दिखाया ना, वैसे वो ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर एसेट में दिखेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब क्या है? वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट ही है। जैसे ही आप करंट ईयर की बना रहे हो वैसे वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है। लास्ट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर नहीं दिया है अपने को, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दे दिया है खाली। इनकम एक्सपेंडिचर क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इनकम और एक्सपेंस की लाइफ 1 साल होती है ना, वो बंद होके सरप्लस डेफिसिट बन गया और सरप्लस डेफिसिट क्या करते हो? कैपिटल फंड में एडलेस करते हो, वो हो चुका है। तो लास्ट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर बन के सरप्लस डेफिसिट कैपिटल फंड में एडजस्ट हो चुका है, अब बैलेंस शीट ही बचा है लास्ट ईयर का। समझा?
खाली लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया है और उसके हेल्प से हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर करंट ईयर की क्लोजिंग। अभी मेरे को एक बात बताओ, करंट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट। और ये जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है इस साल का, ये नेक्स्ट ईयर के रिसीट पेमेंट का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग। फिर और पैसा आएगा, फिर और पैसा जाएगा, फिर उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा? वो साल के बैलेंस नेक्स्ट ईयर के में एसेट साइड पे। आर यू गेटिंग दैट? साइकिल है यही है, कैश आया गया, एसेट है वो। ओके, सो ओपनिंग बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, क्लोजिंग हमेशा क्लोजिंग में। बढ़िया गया। अभी सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं। सब्सक्रिप्शन 1,09,000 दिख रहा है आपको? क्या ये आपकी इनकम है कि ये इतने पैसे मिले हैं? ये बताओ मुझे। पैसे मिले। इतने पैसे मिले तो क्या यही इनकम बना लूं मैं? मेरे को आपकी फीस मेरे को लास्ट ईयर मिल चुकी थी 15,000 रुपीज, क्या उसको इनकम बता देता मैं लास्ट ईयर का? नहीं, नहीं बता सकता। इसमें देयर आर एडजस्टमेंट, सो यू नीड टू चेक। पहले तो करंट ईयर के एडजस्टमेंट में जाओ, नीचे दिए हुए हैं आपको करंट ईयर के एडजस्टमेंट। देखो क्या दिया है नीचे, करंट ईयर के एडजस्टमेंट। करंट ईयर लास्ट ईयर कोई भी ऑर्डर में जा सकते हो आप। करंट ईयर के एडजस्टमेंट देखो नीचे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 17,000 फॉर प्रीवियस ईयर। क्या बोल रहा है ये? इंक्लूडेड 17 फॉर प्रीवियस ईयर का मतलब? हेलो, लास्ट ईयर का जो लास्ट ईयर का है। हाँ लास्ट ईयर का 17,000 ऊपर से वेरीफाई भी कर सकते हो। दिख रहा है आपको एसेट साइड पे? आउटस्टैंडिंग। हाँ, वो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? वो कौन से ईयर की इनकम थी वो 17,000? लास्ट दिस ईयर। 17,000 इनकम कौन से साल की थी? इनकम लास्ट ईयर। ईयर लास्ट ईयर की थी। पैसे कभी मिले हैं? ये साल दिस ईयर। इस साल मिले हैं। तो ये अगर पैसे वो बोल रहा है उसमें कि 17,000 आपको ये साल मिले हैं, तो क्या ये साल में डाल दूं 1,09,000 में? माइनस ये 1,09,000 के अंदर पड़ा हुआ है। वो जो पैसा आया है ना उसमें 17,000 लास्ट ईयर का, ये 1,09,000 के अंदर पड़ा हुआ है। इट इंक्लूड्स 1,09,000 इंक्लूड्स दैट 17,000। तो am I supposed to keep it as it is? नो What am I supposed to do? माइनस माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ। क्यों माइनस करेंगे? जो आपको पैसे मिले हैं ना, पैसे 1,09,000, ये पूरा का पूरा ये साल का इनकम है ही नहीं। 17,000 इसमें लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है, तो उसको हटाओ। क्यों हटाना है? वो तो लास्ट ईयर की इनकम थी, लास्ट ईयर में ऐड हो चुका है, इस साल की नहीं है। तो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 9-10, 17,000, ये पहला स्टेप, ये हटा दिया मैंने। ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग मैंने हटा दिया कि पैसे ये साल मिले हैं बट इनकम ये साल की नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसके बाद दिया है एंड 5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। कोई शाणे लोग है जो नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी देके गए, मतलब इन द ईयर 10-11 यू रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 11-12, तो क्या वो रहने दूं उसके अंदर? पैसे आ गए तो इनकम हो गई। Is it fine? Is it okay? Or what am I supposed to do? माइनस करना है कि नहीं करना है? बताओ मुझे। हाँ माइनस करना है। क्यों करना है माइनस? समझ रहा है सबको? क्यों माइनस करना है? नेक्स्ट ईयर का इनकम अगले साल का है, ये साल का नहीं है। प्री रिसीव्ड बहुत बार किया ना अपने सम में। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 10-11 कितना है वो? 5,000। मतलब आपको जो रोकड़ा मिला ना, रोकड़ा 1,09,000, उसके अंदर ये दो मिलावट थी। उसके अंदर 17 लास्ट ईयर का पड़ा था, 5,000 नेक्स्ट ईयर का पड़ा था, तो हमने हटा दिया उसको। वी रिमूव्ड दैट। ठीक है, अभी और भी है आगे। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 14,500 इज आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब करंट ईयर का मिलना बाकी है, ऐड करना है। ऐड करना है। अच्छा, क्या ये 14,500 ऊपर हो सकता है रिसीट पेमेंट के अंदर? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये करंट ईयर का पेंडिंग है। करंट ईयर का इनकम है लेकिन पैसा नहीं आया। करंट ईयर का इनकम है लेकिन पैसा मिलना बाकी है। इज दिस क्लियर? करंट ईयर का इनकम है लेकिन पैसा मिलना बाकी है। तो मैं क्या करूंगा, इस साल के इनकम में कर दूंगा,
तो add outstanding subscription for current year, that is 10-11 कितना है 14,500। इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? एसेट। कौन सा एसेट? करंट ईयर एसेट। हाँ इस साल के एंड में मिलना बाकी है। व्हाट अबाउट दिस 5,000? 5,000 का दूसरा इफेक्ट क्या होगा? प्री रिसीव्ड है, करंट ईयर लायबिलिटी। करंट ईयर लायबिलिटी, पैसा एडवांस में आ गया, बेनिफिट देना बाकी है। ये 17,000 का दूसरा इफेक्ट क्या होगा? लायबिलिटी है एसेट 17,000 का हाँ एसेट। कुछ नहीं हो गया है। पर क्यों हाँ अगर हो गया लास्ट ईयर एसेट हो गया, वही मैं बोल रहा था। लास्ट ईयर एसेट हो चुका है, अपने को दिखाने की जरूरत नहीं है। हो गया कि खत्म सब एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन पे, कि और भी कुछ है? ऊपर वाला है ना, और एक ऊपर है, है सर। क्या दिया है? 4500 वाला। 4500 वाला है। क्या है उसका मतलब समझो तो एडजस्टमेंट कर पाओगे। वो क्या दिया है वहां पे? सर मतलब ये साल का जो था वो लास्ट ईयर मिल गया था उसको। हाँ ये तो साल अभी ऐड करना है ना। तो ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा क्योंकि इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, लेकिन पैसे कभी आ गए हैं लास्ट। क्या वो पैसे आपको ये साल मिलेंगे वापस? 4,500 वो आ चुके हैं, खाली इनकम ये साल। लास्ट ईयर आपने माइनस किया और लायबिलिटी में डाला, तो ये साल आप ऐड करो, ठीक है? तो ऐड कर दो इसको, ऐड प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन सर 9-10 या सर अगर यह द करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इज प्रीपेड तो क्या आता है? प्रीपेड नहीं होता है, प्री रिसीव्ड होता है। प्री रिसीव्ड मतलब ये रहा प्री रिसीव्ड है तो सही 5,000। सर नहीं, 10-11 आएगा ना। 9-10 प्री रिसीव्ड ऑफ 9-10 है वो। प्री रिसीव्ड डेट्स लिखना कंपलसरी है। डेट्स लिखो या लास्ट ईयर करंट ईयर, LYCY। सर वो 17,000 का जो वो लोग ने एडजस्टमेंट में दिया है, वो अगर एडजस्टमेंट में नहीं दिया होता फिर भी हम लोग को करना तो ही भी था। हम लोग करते ही, एडिशनल इंफॉर्मेशन था वो, ऊपर दिया ही था ना बैलेंस शीट एसेट में। बैलेंस शीट एसेट में दिखाई दे रहा है आपको, तो करना ही पड़ता आपको एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट तो कभी कभी रिपीट करके दे देंगे आपको, तो 2 बार ही मत दे देना इफेक्ट, एक ही बार आएगा उसका। वो 5,000 वाला भी वैसे ही ना? 5,000 वाला भी वैसे ही, मतलब वो बैलेंस शीट में तो नहीं दिया है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का थोड़ी है वो। 5,000 करंट ईयर का प्री रिसीव्ड है, नीचे दिया एडजस्टमेंट। लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड इज 4,500। लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड का मतलब समझो पहले। लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड का मतलब क्या है? ये जो 9-10 का प्री रिसीव्ड है ना, उसका मतलब क्या है? लास्ट ईयर आपको ये साल का पैसा मिला है, ठीक है? और करंट ईयर का प्री रिसीव्ड का मतलब है ये साल आपको नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला है। समझा? लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड का मीनिंग होता है लास्ट ईयर आपको इस साल का पैसा मिला है, एंड करंट ईयर का प्री रिसीव का मतलब होता है इस साल आपको नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला है। तो करंट ईयर का प्री रिसीव आप माइनस कर देते हो क्योंकि वो ये साल को बिलोंग नहीं करता। लास्ट ईयर का प्री रिसीव आप ऐड कर देते हो क्योंकि वो इनकम ये साल का पैसा आपको लास्ट ईयर मिला था, तो इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर। गॉट इट? तो ईयर में लास्ट और करंट 2 ही साल आएंगे, 3-4 साल नहीं आने वाले, 2 ही साल। लास्ट ईयर या नेक्स्ट करंट ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर का प्री रिसीव्ड, ऐसा। करंट ईयर का प्री रिसीव्ड इज नेक्स्ट ईयर का आया हुआ। तो एडजस्टमेंट में 2 ही आइटम पॉसिबल है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। करंट ईयर इज 10-11, प्रीवियस ईयर इज 9-10। और डिटेल में 1-2 सम मैंने डाला हुआ है, उसमें 3-4 साल पहले का भी पैसा मिलता है, नेक्स्ट ईयर 2-3 साल का आगे का, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। जनरली 2 ही साल मिलेंगे आपको सब। देन सब्सक्रिप्शन के बाद एडमिशन फीस पढ़ो। एडमिशन फीस के बारे में क्या दिया है? एडमिशन फीस नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज तो क्या करने का? ऐड टू कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड में ऐड एडमिशन फीस। ऐड एडमिशन फीस कितना है? एडमिशन फीस 6,500। ओके। देन ये एडमिशन फीस इज दोनों जगह, कभी इधर आएगा कभी उधर आएगा। इंफॉर्मेशन में नहीं दिया तो फिर इनकम में डाल देने का एडमिशन फीस, ठीक है? तो घड़ी घड़ी रिकरिंग अज्यूम करने का, बट देगा, इंफॉर्मेशन देता है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें आपको।
डोनेशंस के बारे में सर भी क्या दिया है फंड का हम लोग ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेगा? लिखेंगे ना, आते हैं ना वापस बैलेंस शीट पे, जब रिपीट करेंगे तभी सेकंड इफेक्ट देंगे उसका। डोनेशंस क्या करना है आपको, ऐड टू कैपिटल फंड करना है। डोनेशंस ऐड टू कैपिटल फंड दैट इज 28,000। मैं रिसीट पेमेंट का आइटम देख रहा हूं ना, तो उसको खत्म करना है पहले। देन सन्ड्री रिसीट्स, वेर यू विल राइट सन्ड्री रिसीट्स। इनकम। सन्ड्री रिसीट्स आर इनकम। सन्ड्री रिसीट्स आर इनकम। मुझे जरा सोच के बताओ, इसमें कोई एडजस्टमेंट है सन्ड्री रिसीट्स में? कोई डॉट है? नहीं। अच्छा, सब्सक्रिप्शन बताओ, आउटर कॉलम कितना आ रहा है, वो तो किया ही नहीं अपने। आउटर 97,900। 97,900। ये 97,900 क्या है समझा? ये सब्सक्रिप्शन में इज इट रिसीव्ड और अर्न्ड? अर्न्ड। इतना इनकम होना चाहिए इस साल का। समझो आपके 1,000 मेंबर है, सब लोग 10 रुपया भर रहे हैं, तो 10,000 होना चाहिए। 10,000 होना चाहिए, ये होना चाहिए। 1,000 मेंबर है, 10 रुपए के हिसाब से 10,000 होना चाहिए। इतने का कमाई होना चाहिए, ये वो इनकम है। अभी वो 10,000 में से 9,000 मिला तो 1,000 रिसीवेबल हो गया, 11,000 मिला तो 1,000 प्री रिसीव्ड हो गया, उसको माइनस करो, अल्टीमेटली 10,000 कमाया हुआ इनकम आउटर कॉलम में दिखना चाहिए। दैट इज द मीनिंग। अभी सन्ड्री रिसीट पे कोई डॉट है, कोई एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, तो आप क्या अज्यूम करते हो, जितना अर्न्ड है उतना ही रिसीव्ड है, कुछ ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं, ना प्रीपेड ना आउटस्टैंडिंग ना प्री रिसीव्ड, कुछ लास्ट ईयर करंट लफड़ा नहीं। अभी नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड। नॉर्मली इंटरेस्ट इज इनकम, बट ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट है ना फंड के इन्वेस्टमेंट का। याद है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आता था फाइनल अकाउंट्स में, किधर डालते थे उसको हम? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का लायबिलिटी, फंड को ऐड या अलग से लायबिलिटी में। वैसे ही फंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट का कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे उसको, वेयर विल शो दैट लायबिलिटी एडेड टू बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड दिख रहा है आपको ऊपर लायबिलिटी साइड, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फंड का फंडा याद है, फंड का फंडा लॉन्ग टर्म है, पहले लायबिलिटी टू लायबिलिटी, उसके बाद फंड रिलेटेड जो भी इनकम है ऐड टू फंड, एक्सपेंस है तो डिडक्ट फ्रॉम द फंड। व्हाट इट टेम्पररी है, रिकरिंग नहीं है, इसलिए इनकम नहीं दिखाना है उसको। तो ये बिल्डिंग फंड जाएगा आपका लास्ट ईयर से करंट ईयर लायबिलिटी, और ये इंटरेस्ट उसी में ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ लायबिलिटी साइड पे, देखना ध्यान से, बिल्डिंग फंड जो लास्ट ईयर से करंट ईयर में आएगा उसी में ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका ब्याज मिला, सामने एसेट में कैश है उसका, ओके अभी तक बिल्डिंग बना ही नहीं है इसलिए इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, उसका ब्याज भी आप ऐड कर दो। एसेट में कैश दिख रहा होगा, ये ब्याज के तरफ जितना कैश मिला है दैट विल बी अवेलेबल इन द एसेट। जब बिल्डिंग बनाना होगा इन्वेस्टमेंट बेच दो, कैश टू इन्वेस्टमेंट, पैसा आ गया, और फिर बिल्डिंग बना दो, बिल्डिंग टू कैश, तो एसेट साइड बिल्डिंग रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली ऑन द एसेट साइड यू विल हैव बिल्डिंग। तो लायबिलिटी में बिल्डिंग फंड, एसेट साइड बिल्डिंग। तो ये फंड आपने इकट्ठा किया है सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए, और कोई पर्पस नहीं है इसका, ओके स्पेसिफिक फंड है, नॉन रिकरिंग फंड है, लॉन्ग टर्म फंड है, तो लायबिलिटी में डालना है। 9,000 रुपीज आपकी इनकम हो गई इसमें। तो ऐसा मत समझना खाली इंटरेस्ट हवा में नहीं है, सामने रिसीट में दिया है ना, मतलब कैश आया है, तो इधर आपका कैश है ना, आया हुआ है यहाँ पे एसेट साइड कैश है ना 9,000, ये कैश के अंदर पड़ा हुआ है, ओके लिखना नहीं है, ये कैश के अंदर इंक्लूडेड है ये 9,000, ऐसा है, समझा? तो जब तक बिल्डिंग रेडी नहीं होती हम लोग वो पैसा इन्वेस्ट कर दें, लेट अस गेट सम इंटरेस्ट, और जब बिल्डिंग बनाने की बारी आएगी तब सेल द इन्वेस्टमेंट, गेट द मनी, मेक द बिल्डिंग टू कैश, वो तभी जब बिल्डिंग बनाना होगा तभी। So that's your receipt and payment. Now once you finish receipt and payment, go to the opening balance sheet. और चेक करते जाओ। सबसे पहला प्लेग्राउंड, what type of asset it is? Fixed or current? Fixed. तो कहाँ जाना चाहिए प्लेग्राउंड? इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए कि एसेट साइड लिखूं? एसेट साइड दिख रहा है प्लेग्राउंड, राइट इट ऑन द एसेट साइड, अभी जब भी कोई फिक्स्ड एसेट दिखे
आपको मैंने लास्ट लेक्चर बताया था कि फिक्स्ड एसेट दिखेगा ना तो लास्ट ईयर से करंट ईयर में आ जाएगा, ठीक है। अब करंट ईयर में आने के बाद ये देखो मीनिंग समझो, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, मतलब ये करंट ईयर का ओपनिंग है। प्लेग्राउंड जो है करंट ईयर का ओपनिंग है 4 लाख रुपीस, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट पे ना और भी एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है करंट ईयर में जो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 3 एडजस्टमेंट हो सकते हैं, सेल, परचेज, Depreciation. डेप्रीसिएशन। सेल, परचेज, डेप्रीसिएशन। तो अगर सेल होता तो हम क्या करते? प्लस की माइनस? माइनस। परचेज होता तो प्लस। और डेप्री होता तो माइनस। ओके। तो ये एडजस्टमेंट फिक्स्ड एसेट पे पॉसिबल है नॉर्मली। अभी ये सब में कुछ दिख रहा है आपको? परचेज ऑफ प्लेग्राउंड, सेल ऑफ प्लेग्राउंड कहाँ दिखता है? रिसीट पेमेंट में दिख जाता, पैसा आया पैसा गया। कैन यू सी एनी परचेज और सेल ऑफ प्लेग्राउंड और एनी डेप्रीसिएशन एनीवेयर इन द एडजस्टमेंट? नथिंग। सो इस केस में आपका जितना प्लेग्राउंड लास्ट ईयर था 12 महीना यूज करने के बाद भी उतना ही पड़ा है, 4 लाख ऑफ रुपीज, सेम टू सेम, सेम टू सेम, नो एडजस्टमेंट। ओके, आगे जाके आएंगे तभी हम वो भी करेंगे, ध्यान से देखते जाना। फर्नीचर देखो, शुरुआत में 1 साल पहले आपका फर्नीचर कितना था? 18,000। मुझे बताओ कुछ सेल हुआ है फर्नीचर का इस साल में? हैव यू सोल्ड एनी फर्नीचर? No. Have you purchased any new furniture? No. Do you have any depreciation on furniture? Can you see anywhere in the sum? No. So furniture is also same as before at 18,000. No lafdas. Then stock of sports material. Will you write that opening stock of sports material over here? No. What have we done? Expense में add हो चुका है. Got it? वापस नहीं लिखना है इधर। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, व्हाट टाइप ऑफ एसेट? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? लॉन्ग। ओके, बिल्डिंग के लिए किया हुआ इन्वेस्टमेंट है। तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर का करंट ईयर में आ जाएगा। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर का करंट ईयर में आ जाएगा 2,50,000। अब इधर क्या गड़बड़ हो जाती है स्टूडेंट से मोस्टली, ये जो इंटरेस्ट आया हुआ है ना 9,000, ये गलती से लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देते हैं, तो आपका टैली नहीं होगा कभी। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो इनकम है, इनकम। उसके सामने क्या है? देखो एंट्री क्या होती है? कैश टू इंटरेस्ट। तो कैश एसेट में है ऑलरेडी, इंटरेस्ट इज इनकम, बट वो रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग है, इसके लिए बिल्डिंग फंड में ऐड किया। रिकरिंग होती तो मैं इनकम में दिखा देता। समझ में आ रही है बात? तो कभी भी ये याद रखना है, इंटरेस्ट जो भी है बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करना है, फंड में ऐड करना है, लायबिलिटी वाले पार्ट। ओके, उसके सामने एसेट है ऑलरेडी कैश में। समझ में आई बात? कैश टू इंटरेस्ट इज द एंट्री। जो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का लॉजिक था सेम है। हमारा बुढ़ा होने वाला एम्प्लॉय है, उसका फंड लायबिलिटी में है, पैसा एसेट में है, वो पैसा देके हमने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। तो इन्वेस्टमेंट एंड फंड, इन्वेस्टमेंट इज एसेट, फंड इज लायबिलिटी। फिर ब्याज आया ना, तो कैश बढ़ा और इंटरेस्ट बढ़ा, तो कैश एसेट बढ़ाएगा और इंटरेस्ट फंड बढ़ाएगा, तो इंटरेस्ट हमेशा फंड में ऐड होगा। समझ में आई? तो इंटरेस्ट विल बी एडेड टू फंड, नॉट टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, देन उसके बाद व्हाट डू वी हैव? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। लिखूं क्या? लास्ट ईयर का कैश करंट ईयर एसेट में लिखना है, लास्ट ईयर का कैश नहीं, नहीं, वो ओपनिंग बैलेंस था। करंट ईयर में कौन सा कैश जाएगा? करंट ईयर में कौन सा कैश जाएगा? ये वाला, ये लिख दिया है हमने। समझ में आई बात? एडिशन सब्ट्रैक्शन करके फाइनल वैल्यू मिल चुका है अपने को। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये डालूं क्या करंट ईयर एसेट में? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000। शुड आई पुट इट अंडर करंट ईयर एसेट? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000? नो। क्या करना है उसको? आपको इनकम में सब्ट्रैक्ट करना है। लास्ट ईयर की रिसीवेबल थी, इस साल को बिलोंग नहीं करती है, तो हटा दिया हमने, माइनस कर दिया है। कम टू द लायबिलिटी साइड, कैपिटल फंड लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। लास्ट ईयर लायबिलिटी से किधर जाएगा? करंट ईयर लायबिलिटी 462,500। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स ये साल का ओपनिंग। 1 साल पहले जो था यहां से उसका शुभारंभ हुआ, इसके इस साल के बिगिनिंग में फंड था 462,500,
फिर ये सब आइटम्स आए, एडमिशन फीस, डोनेशंस, अभी सरप्लस भी आएगा, फिर क्लोजिंग मिलेगा, और ये साल का क्लोजिंग फंड बिकम्स नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग फंड, सिंपल एज दैट। गेटिंग इट? फिर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड भी कौन सा है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग? नॉन रेकरिंग। लास्ट ईयर लायबिलिटी से किधर टपकेगा वो, करंट ईयर लायबिलिटी में। तो लास्ट ईयर बिल्डिंग फंड था 250, ये साल भी आया 250 का, ये ओपनिंग बन गया, प्लस 9 इंटरेस्ट और ऐड हो गया, अब बिल्डिंग फंड कितने का हो गया, 2,59,000, 2,59,000। तो ऐसा मत समझना एसेट कम है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट 2,50,000 और बिल्डिंग 259, ऐसा कैसा हो गया फंड? फंड में जो 259 है ना, उसमें से 2,50,000 इन्वेस्टेड है और 9,000 रोकड़ा में पड़ा हुआ है कैश में, दैट इज द मीनिंग। गॉट इट? सो बिल्डिंग फंड जितना होगा एसेट सामने उतना रिफ्लेक्ट करेगा ही, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश में इंटरेस्ट पड़ा हुआ है 9,000 आपका, उसको अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, समझो बिल्डिंग बनाने में और 2 साल है, तो आप उसको भी इन्वेस्ट कर दोगे, वापस ब्याज कमाओगे, 1-2 साल तक और ब्याज कमाओगे, जब जरूरत पड़ी इन्वेस्टमेंट बेचो, पैसे इकट्ठा करो, बिल्डिंग खरीद लो, बना लो। इज दैट क्लियर? सर हम लोग की जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स होती तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता हम लोग नॉर्मली वो इनकम, तो हम लोग बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में ही ऐड कर लेते हैं ना एसेट साइड, बट ये हम लोग लायबिलिटी में कर रहे हैं। नहीं, एसेट में रिसीवेबल इंटरेस्ट ऐड होता है, रिसीवेबल। अच्छा ओके। रिसीव्ड इंटरेस्ट है ना, ऊपर देखो रिसीट में दिख रहा है तुमको, हाँ वो रिसीव्ड है, अच्छा ओके। तो वो तो इनकम में जाएगा आपका। नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड है तो इनकम, रिसीवेबल मिलना बाकी है वो एसेट में ऐड होता है। ओके, देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट हो गया ना। अभी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ऊपर वाले बैलेंस शीट लायबिलिटी में देखो लास्ट आइटम, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। व्हाट आर वी सपोज टू डू विद दिस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस? बैलेंस शीट में जाएगा कि ऑलरेडी हो चुका है, सब्सक्रिप्शन में से ऐड कर दिया ना, सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दिया ना लास्ट ईयर का प्री रिसीव, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी आ जाओ करंट ईयर एडजस्टमेंट में, नीचे आ जाओ, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हैंड ऑन 31st March 11, व्हिच स्टॉक इज दैट? Which stock is that? Closing stock. ये closing stock है. What are the 2 effects of closing stock? One effect is here. Can you see that? मैंने already sports material से minus किया हुआ है. What is the second effect? देना है कि नहीं देना है? Current year का closing stock इधर जाएगा. Assets. Which asset? करंट ईयर एसेट, करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है ना। ओपनिंग स्टॉक जैसे लास्ट ईयर एसेट में था, क्लोजिंग स्टॉक आपका करंट ईयर एसेट में है। ओपनिंग का मैंने दूसरा इफेक्ट नहीं दिया हुआ था बैलेंस शीट में, क्लोजिंग का मेरे को देना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट मैं बना रहा हूँ। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये तो नॉर्मली आप देते हो हर एक सम में, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, दैट इज 1011, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 24,000, okay, less from sports material and asset. Admission fees and donations are to be capitalized. Are these adjustments or are these information? Information. We have already done that. वापस पढ़ो subscription. Subscription received during the year includes 17,000 for previous year. ये क्या है 17,000 for previous year? What are they talking about 17,000 for previous year? Outstanding. Outstanding of which year? Pre-received of this year. Outstanding of last year. आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है 17,000। वो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर का क्या करते हो इफेक्ट, ये रहा 17,000 हमने सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर दिया है, दिख रहा है। और व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ दैट 17,000? एसेट ऑफ लास्ट ईयर, एसेट ऑफ लास्ट ईयर ऑलरेडी दिख रहा है, वापस दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? Got it all of you? 17,000. Then 5,000 for next year. What is 5,000? Pre-received of? This year. This year का pre-received. What are the 2 effects of this year का pre-received? Liability. Current year liability and less from subscription. तो current year liability and less from subscription हो चुका है. Can you see that?
एंड सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, तो करंट ईयर लाइबिलिटी ये देना बाकी है, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 1011 कितना है 5000, ये दे दिया हमने। इसके बाद करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 14500 इज आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का मिलना बाकी है। बोलो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स करंट ईयर का जो मिलना बाकी है। करंट ईयर का रिसीवेबल, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ करंट ईयर्स रिसीवेबल, करंट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट एंड ऐड टू सब्सक्रिप्शन। ऐड टू सब्सक्रिप्शन हमने किया हुआ है ये, कैन यू सी दैट। एंड सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, करंट ईयर का एसेट में ये बाकी है देना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1011 कितना है 14,500, ठीक है। दैट्स इट। लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट के मैंने दो इफेक्ट नहीं दिए, एक ही इफेक्ट दिया, क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी था बैलेंस शीट में। ये समझ आया सबको। करंट ईयर का एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, क्योंकि वो एक्चुअल एडजस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड। लास्ट ईयर का भी दो इफेक्ट होता है, लेकिन एक इफेक्ट ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसके लिए मैंने वापस नहीं दिया। आई एम नॉट रिपीटिंग दैट सेम थिंग, बैलेंस शीट में नहीं बना रहा हूं, समझ में आया। इसलिए एक इफेक्ट है उनका। करंट ईयर का एडजस्टमेंट दो इफेक्ट, लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट एक इफेक्ट, क्योंकि बैलेंस शीट दिया होगा। अगर हमें ही बनाना होता तो हम उनका भी दो इफेक्ट देते, एक लास्ट ईयर बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर, लास्ट ईयर बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर। गॉट इट, दैट्स इट। कितना आ रहा है ये टोटल बताओ। सरप्लस है, डेफिसिट है, व्हाट इट इज, डेफिसिट है। टोटल how much is the total 136,700 136,700 136,700 deficit of 37,450 37,450 37,450 क्या लिखने का, पूरा लिखने का। बाय डेफिसिट के बाजू में लिखने का एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और ये डेफिसिट क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, लेस डेफिसिट 37,450। फाइनली कितना आ रहा है आउटर कॉलम, 4,59,550। हाँ, और टोटल टोटल 7,23,550। 723,550 723,550 723,550। Take out sum number 25. Sum number 25. सर इसका डेफिसिट दिखाओ ना एक बार। देख लो, सम नंबर 25 पे आ जाओ। ट्वेंटी-फिफ्थ प्रॉब्लम, ओके, ड्रॉ द कॉलम्स। अगेन इन 25th सम आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है, आपके पास रिसीट पेमेंट दिया गया है, ये सब पोस्ट बैलेंस शीट, ओके, income and expenditure and current year's balance sheet. Sum number 25 in the books of Unique Social and Cultural Club Nagpur. Unique Social and Cultural Club Nagpur. This is income and expenditure for the year ended 31st March 13 है यहाँ का year ended 31st March 13 and balance sheet as on 31st March 13. Current year is 13.
So looking at the problem, we recognize what is the current year. Is it 12-13, 12-13. 12-13 is the current year. Okay, hope all of you got that. और बैलेंस शीट देखो ऊपर वाला कौन से डेट का दिया हुआ आपको, 1/4/12 का दिया हुआ है. 1/4/12 मतलब एक साल पहले का, बराबर है. तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है वो, ओपनिंग बैलेंस शीट. इस डेटा के मदद से आपको करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है. तो जरा फटाफट पहले मार्क कर लो. सैलरीज, सर ये लास्ट सम है. ठीक है, नहीं एक और करना है, वन मोर. चलो हाँ सर. मार्क करो फटाफट. सैलरीज कहाँ जाएगा? सैलरीज, Expense. एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, Expense. एक्सपेंस, फर्नीचर, Asset. एसेट्स, बैंक डिपॉजिट्स, एसेट्स, बैंक Assets. डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट, जनरल एक्सपेंस, Expense. एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, चैरिटी, Expense. एक्सपेंस, बैलेंस Asset. कैरिड डाउन, क्लोजिंग Asset. बैलेंस, एसेट. ओपनिंग बैलेंस, कैश इन एंड कैश एट बैंक कहाँ इधर जाना नहीं. चाहिए? मतलब एक्चुअली कहाँ जाता है? लास्ट ईयर बैलेंस शीट. लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट. वो दिख रहा है आपको क्वेश्चन में ऊपर, लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट में. कैन यू सी दैट? हेलो, वापस कहीं रिकॉर्ड करना है उसको? नहीं. देन सब्सक्रिप्शन, वेयर यू विल राइट सब्सक्रिप्शन. इनकम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, लायबिलिटी में ऐड. लायबिलिटी किस में ऐड करना है? बिल्डिंग फंड. बिल्डिंग फंड में. क्या बिल्डिंग फंड है आपके पास? हाँ ऊपर के बैलेंस शीट. ऊपर है, लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में है, तो वो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होगा, उसी में ऐड हो जाएगा. बैलेंस कैरिड डाउन, ओवरड्राफ्ट, ये कौन सा? बैंक करंट ईयर की बैलेंस. लास्ट ईयर, Current year. करंट ईयर का बैंक हाँ, ओडी है, वही. ओवरड्राफ्ट Liability. है, बैलेंस नहीं है. तो कहाँ जाएगा? करंट ईयर लायबिलिटी. अगर यहाँ पे होता बैंक बैलेंस तो एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटी करंट ईयर का. ओपनिंग में होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख जाता, क्लोजिंग में तो क्लोजिंग बैलेंस शीट. कैश बैंक बैलेंस ही है, नेगेटिव हो गया तो ओडी दिखेगा. इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? देन नेक्स्ट वन वी हैव इज ओपनिंग बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट देख लो. कैश इन एंड कैश एट बैंक वापस लिखना है कहीं पे? वो ओपनिंग बैलेंस नहीं. शीट का कैश इन एंड कैश एट बैंक वो रिसीट पेमेंट में दिख रहा है आपको ओपनिंग बैलेंस में, तो लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, उधर दोनों इफेक्ट दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, बैलेंस शीट वैल्यू भी दिया हुआ है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, हमें खाली क्लोजिंग बैलेंस लिखना था कैश बैंक का करंट एसेट में. लैंड, इज इट अ फिक्स्ड एसेट और अ करंट एसेट? Fixed. लैंड Fixed. फिक्स्ड एसेट. तो कहाँ जाएगा? Asset. लैंड लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. सबको समझ आया ये? लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. बैंक डिपॉजिट कहाँ जाएगा? लास्ट ईयर Current एसेट year. से एसेट. करंट ईयर. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, कौन सा आउटस्टैंडिंग है? लास्ट ईयर का. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब सोचने का. लास्ट ईयर मिलना बाकी था, तो कभी मिला ये होगा? साल. Yes, sir. ये साल. तो ये साल जो रोकड़ा मिला है 78,000, उसके अंदर ये 6,000 पड़ा रहेगा ना? तो माइनस. क्या इनकम में दिखा दूं? ऐसे ही माइनस. 78 नहीं, माइनस करना पड़ेगा. तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 6,000 आई विल सबट्रैक्ट फ्रॉम दिस ईयर सब्सक्रिप्शन. डिड यू अंडरस्टैंड? लास्ट ईयर लास्ट सम में था ना 17,000, यहाँ पे 6,000 है. सेम लॉजिक. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सर. पक्का? हाँ सर मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग वो तो मिलना बाकी है ना ये साल का, तो फिर ऐड नहीं हो सकता? ये साल का नहीं, लास्ट ईयर में मिलना बाकी था एक साल पहले. तो इस साल मिला होगा ना, जो रोकड़ा आया है तुमको, ये 78 ये साल पैसे आए हैं तुमको, इसमें लास्ट ईयर का पैसा आया होगा ना? 6,000 इंक्लूडेड है इसमें? हाँ इंक्लूडेड ही है, यही साइकिल होती है इनकम और एक्सपेंस. पहले कौन सा मिलेगा पैसा?
लास्ट ईयर का ही मिलेगा ना, फिर करंट ईयर का, हाँ। फिर नेक्स्ट ईयर का। तो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है सब में, मतलब अज्यूम करने का कि लास्ट ईयर का मिला है पहले, फिर करंट ईयर का, फिर नेक्स्ट ईयर का, तो इंक्लूडेड ही अज्यूम करने का। इंफॉर्मेशन में दिया है कि हाँ अभी भी लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था और अभी भी मिलना बाकी, मिला ही नहीं है, तो फिर 78 अलग ही रखने का, 78 इनकम है, कुछ माइनस नहीं करने का, और वो जो है 6000 करंट ईयर एसेट में आ जाएगा एज इट इज। अगर क्वेश्चन में दिया है तो स्पेसिफाई करके, अभी भी नहीं मिला है लास्ट ईयर का, कुछ नहीं दिया है अज्यूम करने का, 78 के अंदर पड़ा हुआ है तो माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद कैपिटल फंड लायबिलिटी, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग। बिल्डिंग फंड किधर जाएगा लास्ट ईयर लायबिलिटी से, ये साल की लायबिलिटी। ये साल का लायबिलिटी, ओके। लॉन्ग टर्म नॉन रिकरिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग सैलरी, कौन सा आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये, लास्ट ईयर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो क्या करने का लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये साल के सैलरी में से माइनस, ये साल के सैलरी में से माइनस करना है पक्का। हाँ क्यों, क्या लॉजिक है, लास्ट ईयर का एक्सपेंस था लेकिन पैसा ये साल दिया है, आर यू गेटिंग दैट। जो 58,000 तुमने पे किया है ना सैलरी, वो कौन सा, वो खाली करंट ईयर का होगा कि उसमें ये 12,000 भी इंक्लूडेड होगा, इंक्लूडेड ही होगा ना। आप पहले कौन सी सैलरी पे करोगे, लास्ट ईयर की, फिर करंट ईयर की पे करोगे, तो 58 में वो 12 पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करने का, एक्सपेंस कैलकुलेट करते वक्त 58 में से 12,000 क्या करोगे आप, माइनस। माइनस क्यों करोगे, समझ में आ रही है बात, पक्का समझा सबको। जैसे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी सब्ट्रैक्टेड, जैसे लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सैलरी, ठीक है। Coming to the current year adjustment, furniture was bought on 11/13, it is to be depreciated at 15%. What do you mean by 11/13? कभी खरीदा 11/13 मतलब 1 जनवरी, 1 जनवरी को खरीदा हुआ फर्नीचर है, 3 महीने का तो डेप्रिसिएशन। डेप्री कितने टाइम का लेना है उस पे, 3 मंथ्स का लेना है, समझ में आई बात। 15% फॉर 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च। डेप्रीसिएशन का दो इफेक्ट क्या होगा, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ डेप्रीसिएशन, Minus from furniture and expense. Subscription outstanding for 12/13 are 8. What is 12/13? Which year is 12/13? करंट ईयर। करंट ईयर। Current year. Current year का outstanding क्या होगा, दो इफेक्ट, एसेट और add to subscription belongs to this year ना, income and एसेट, asset की liability एसेट, asset. Salaries outstanding for 12/13 are 4,000. ये कौन सी outstanding salary है, ये साल जो हमने पे नहीं करंट की, ये साल हमने पे नहीं किया है, करंट ईयर का देना बाकी है, बराबर है। सो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स, एड टू सैलरी एंड लायबिलिटी, add to salary and liability, perfect. Traveling expenses of 1250 are outstanding, ये कौन सा outstanding होगा, करंट ईयर। करंट ईयर, बराबर है। अच्छा ये नीचे वाले एडजस्टमेंट कैसे पता चलेगा लास्ट ईयर के नहीं, अगर समझो लास्ट ईयर का होता ट्रैवलिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग सपोज, तो कहाँ दिखना चाहिए, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, ओके। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है कि करंट ईयर का है कि लास्ट ईयर, तो चुपचाप चेक कर लो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, अगर होता आउटस्टैंडिंग तो वहां पे दिख जाता, लास्ट ईयर में तो आउटस्टैंडिंग था ही नहीं ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो कौन सा ट्रैवलिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, वो करंट ईयर का। सो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग, एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, एड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, इज दैट क्लियर। अभी ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ही नहीं, ऐड करने के लिए तो अलग से दिखाना पड़ेगा, टू आउटस्टैंडिंग, गॉट इट। डॉट्स दे दो फटाफट, सर नहीं दिखाना है मतलब पूरे साल का कुछ पे ही नहीं किया ना, हाँ पेमेंट में नहीं दिख रहा है मतलब पूरे साल 1 रुपया नहीं दिया है तुमने, पूरा का पूरा 1250 आउटस्टैंडिंग, दैट इज अ मीनिंग, करेक्ट। पूरा का पूरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस देना बाकी है आपको, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग। अभी मेरे को बोलो डेप्रीसिएशन है फर्नीचर पे, 1 डॉट डालो फटाफट, पुट 1 डॉट ऑन फर्नीचर। सब्सक्रिप्शन पे कितना डॉट, 1 2 2 डॉट आएगा ना, 2 डॉट आएगा, करंट ईयर और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। सैलरी पे कितना डॉट आएगा, सैलरी पे 2 डॉट, सैलरी पे भी 2 डॉट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो है ही नहीं डॉट करने के लिए, और कुछ है क्या, इंटरेस्ट डोनेशन पे डाल दो डॉट, डोनेशन बिल्डिंग फंड को ऐड करना है, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड पे 1 डॉट। छोटा सा सम है,
साथ में करते जाओ फटाफट। पेमेंट से शुरू करना, कोई भी सम इजी पड़ेगा। सैलरीज, तो 2 सैलरीज एक्सपेंडिचर कितना है? सैलरीज 58,000। क्या ये 58,000 आउटर कॉलम में दिखा दूं? नहीं, देयर आर 2 एडजस्टमेंट्स। व्हाट आर द 2 एडजस्टमेंट्स? बताओ। एक है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर, एक है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ दिस ईयर। आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर का क्या करना है बताओ मुझे? माइनस। माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? भेजे में लॉजिक जा रहा है, रट्टा मत मारना कि माइनस माइनस माइनस। क्यों करना है? क्योंकि लास्ट ईयर पेएबल था और ये साल जो ये 58,000 पे किया है उसमें आपने ये 6,000 भी पे कर दिया होगा। ऑब्वियसली साइकिल ऐसी ही चलती है, लास्ट ईयर का पहले चुकाया है आपने, तो 58 में ये 6 पड़ा हुआ है ना, तो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, वो लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर ऐड किया था, तो करंट ईयर में नहीं दिखना चाहिए, इसलिए आप माइनस कर रहे हो। तो लेस सैलरीज लास्ट ईयर मतलब 11-12 कितना था? 12,000। अगर सपोज एक सेकंड सब लोग देखो इधर स्क्रीन पे, मैं आपको ये 58,000 के बदले पेमेंट साइड पे अलग अलग दिखाता। लास्ट ईयर पेमेंट में 58 दिख रहा है ना, वो 58 ही है, लेकिन उसको तोड़ के दिखाता। ऐसे दिखाता, करंट ईयर 46, लास्ट ईयर 12। पेमेंट साइड पे 58 के जगह मैं टुकड़े करके दिखाता। जो पे किया है उसमें लास्ट ईयर का तुमने पे किया है 12 और करंट ईयर का पे किया 46। तो मुझे बताओ एक्सपेंडिचर में कितना दिखाते सैलरी आप डायरेक्ट? 46। विल यू सब्ट्रैक्ट 46 में से भी 12? नो। फिर काय को माइनस करने का? ये इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर पड़ा हुआ है। अगर अलग अलग दिया है तो माइनस करने की जरूरत। सर तो फिर जो ये करंट ईयर का उसमें वो 4,000 भी ऐड होगा। हाँ, करंट ईयर का ऐड हो जाएगा 46 में आउटस्टैंडिंग। 46 में आउटर कॉलम 50 दिखेगा ना? 50 दिखेगा, यस, आउटर कॉलम 50 दिखेगा, इधर भी 50 दिखेगा, उसमें भी 50 दिखेगा, लेकिन उसमें 46 में से 12 माइनस नहीं करना है क्योंकि अलग अलग दिया है। 12 अलग है, 46 अलग है, ठीक है? ऐसे भी दे सकते हैं आपको, आएगा आगे प्रॉब्लम। देन करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? पढ़ो नीचे एडजस्टमेंट दिया। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, हाउ मच इज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग? 4,000। वो तो ऐड ही करना है, ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर, देना बाकी है तो लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज करंट ईयर का है 12-13, दैट इज हाउ मच? 4,000। तो कितना होता है ये? 58 प्लस 462, 50,000। आउटर कॉलम 50, ये इनकर्ड सैलरी है, दिस इज योर इनकर्ड सैलरी, दिस इज योर इनकर्ड सैलरी। मुझे एक बात बताओ, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सबको पता है? यही लाइंस पे सोच के बता सकते हो, ये मैंने लास्ट ईयर का जो एडजस्ट किया है इसका क्या होगा एंट्री? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू एक्सपेंस। हर साल बिजनेस यही करता है। करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है ना, करंट ईयर में उसका एंट्री मारता है एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और यही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में माइनस हो जाता है, तो उल्टा एंट्री आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू एक्सपेंस। सर अगर वो अलग अलग दिखा होता तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू कैश आता ना? एग्जैक्टली, ऐसे सोचने का। अगर अलग अलग दिखाया होता तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू कैश आता। परफेक्ट। तो फिर एडजस्टमेंट में नहीं आता यहाँ। ओके, 12,000 और 46,000 अलग अलग दिया होता तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू कैश आता उसका एंट्री। फिर यहाँ पे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। एब्सोल्युटली राइट। सर मतलब वो जो लास्ट ईयर का 12,000 है वो आप कैश में ऐड करते हैं, सैलरीज में नहीं? सैलरीज में लेस नहीं करते। हाँ, क्या अलग है ना? करंट ईयर का सैलरी अकाउंट अलग दिखा है, सैलरी टू कैश। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश अलग से मारा है, तो फिर यहाँ पे एडजस्ट करने की जरूरत। यहाँ पे तुमने क्या कर दिया? सैलरी टू कैश मार दिया 58। एक्चुअली सैलरी करंट ईयर का 58 है ही नहीं, 46 है, इसलिए आप वापस उसको क्रेडिट करके कम कर रहे हो सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी को डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी किया, इसका मतलब क्या? सैलरी कम हो रहा है आपका 12,000 से,
58 से डेबिट नहीं होना चाहिए था, 46 से होना चाहिए था। तो एक्सेस डेबिट जो था हमारा क्रेडिट देके कम कर रहे हो उसको बाय एडजस्टिंग दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब वो जो 12,000 का है उसका आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी रहेगा, और जो एग्जैक्टली 50% उसका वो 4,000 है, 4,000 का सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। देन गया सैलरी हो गया, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इज देयर एनी डॉट ऑन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? चेक टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एनी डॉट ऑन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? नो डॉट। तो इसका मतलब नो झंझट, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ नहीं, जितना पे किया उतना इनकर्ड है। फर्नीचर जाएगा एसेट में, तो पुट इट अंडर एसेट फर्नीचर। फर्नीचर इज एसेट 20,000. Is there any adjustment on furniture? Please check. Depreciation है I think, तो less कर दो depreciation 15%. How many months? 3. 3 months. Why 3 months did you all get that? You bought it on 1st Jan. So Jan, Feb, March. 3 महीना. 20,000 का 15%, 3,000 for 3 months is 750. So outer column it will be 19,250. All of you got that? 3 months depreciation 19,250 outer column. बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? बैंक डिपॉजिट का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, अभी आपको दोनों जगह दिख रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट, ऊपर के बैलेंस शीट में भी दिख रहा है और नीचे भी दिख रहा है पेमेंट में। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? सर वो बढ़ गया लास्ट ईयर से थोड़ा। हाँ सर कुछ चेंजेस। तो लास्ट ईयर कितना था बैंक डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट? 250, और ये साल पेमेंट में दिखने का मतलब क्या है? और बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया कि बैंक डिपॉजिट कम हो गया? इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किया। एफडी टू बैंक, एंट्री याद है? एफडी टू बैंक कैश बुक में करते थे, तो बैंक में बाय एफडी दिख रहा है आपको, तो एफडी बढ़ गया, पेमेंट साइड दिख रहा है मतलब एसेट बढ़ गया, रिसीट साइड दिख रहा है मतलब एसेट बेचा। तो कैसे प्रेजेंट करने का देख लो। कभी भी कोई फिक्स्ड एसेट है, लास्ट ईयर में भी कॉमन है, तो बैंक डिपॉजिट पहले लास्ट ईयर वाला लेके आओ करंट ईयर में। लास्ट ईयर वाला कितना था? 2,50,000, तो ब्रिंग इट एज इट इज इन द करंट ईयर, उस पर एक डॉट भी डाल देना, बैंक डिपॉजिट पे पुट अ डॉट। लास्ट ईयर वाला करंट ईयर में लेके आओ, प्लस परचेज ऑफ बैंक डिपॉजिट, परचेज ऑफ बैंक डिपॉजिट, ये साल और बैंक डिपॉजिट खरीदा, कितने का खरीदा? अरे 1 मिनट। ऊपर देखो बैंक डिपॉजिट कितना था? 2,50,000 था, ओपनिंग बैलेंस है वो। फिर पेमेंट में दिख रहा है आपको 1 लाख बैंक डिपॉजिट। पेमेंट में दिखने का मतलब क्या है? एंट्री क्या हुआ? बैंक डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने खरीदा है, एफडी और खरीदा है ना, एफडी में इन्वेस्ट किया, एफडी बढ़ा, बैंक घटा। तो लास्ट ईयर 2,50,000 की एफडी तो पड़ी थी, वो तो था ही, वो तो आने ही वाला है, प्लस ये साल और पेमेंट में दिख रहा है 1 लाख का, मतलब और खरीदा 1 लाख का, तो टोटल एफडी कितना हो गया? तो 3,50,000 हो गया ना आपका। सर अलग अलग दिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अलग अलग दिखाएंगे तो चलता है, लेकिन ये 100 मार्क प्रेजेंटेशन में फिर बहुत स्क्रूटिनी होता है यहाँ पे। सेम एसेट है ना, सेम एसेट, सेम अकाउंट है ना। तुम सोचो फर्नीचर, 1 लाख का फर्नीचर था लास्ट ईयर, 10,000 का और खरीदा, 2 बार ही थोड़ी दिखाओगे फर्नीचर 1 लाख, फर्नीचर 10,000, यू ऐड इट ना, फर्नीचर सेम एसेट है तो उसी में ऐड करके दिखा देना। सेल हुआ है तो सबट्रैक्ट, परचेज हुआ है तो ऐड, अगर कुछ लॉस हुआ रहता तो बैंक डिपॉजिट फिर वो लोग लायबिलिटी में दिखा देना। नहीं नहीं, ये भाई बैंक डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट है, कैसा लायबिलिटी? लॉस होएगा तो डेप्रिशिएट होएगा, वो राइट ऑफ होएगा थोड़े से। एसेट कैसा राइट ऑफ होता है? डेप्रिसिएशन, लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर, वैसा। या देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, अरे सॉरी मैं कहा था? फिक्स्ड डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट के बाद जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस किधर जाएगा? तो एक्सपेंडिचर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पे, जनरल एक्सपेंस। ओके, जनरल एक्सपेंसेस आर एक्सपेंस, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम। चैरिटी, there is no adjustment, there is no adjustment, 20,000, outer column. Balance carried down, balance carried down, that is current year cash balance,
closing balance cash 6,500. Opening balance, will you write opening balance anywhere guys? No. No. No, last year asset में दिख रहा है. Subscription, where you will put subscriptions or income. How many adjustment on subscriptions? 2. सब्सक्रिप्शन रोकड़ा मिला है 78, लेकिन वो रोकड़ा इनकम नहीं है ये साल का, कमाया हुआ इनकम इतना नहीं है. 78 में देखो 6000 कौन सा रहेगा, आउटस्टैंडिंग दिख रहा है लास्ट ईयर का 6000. क्या करना है उसको, प्लस की माइनस? माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, मतलब दिस इज 11-12 का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करने का रीजन समझ आया? ये 78 के अंदर वो 6 पड़ा हुआ है, 78 के अंदर 6 पड़ा हुआ है तो हटाओ, तो ये साल का एक्चुअली 72 मिला है आपको, बराबर. और भी एक एडजस्टमेंट है, व्हाट इज दैट? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करना है? ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वी आर सपोज टू ऐड 12-13 का वी आर सपोज टू ऐड. वो कितना है? 8000 है. मींस आपको 72 मिला है और 8 मिलना बाकी है, तो पूरा कमाया हुआ इनकम कितना हुआ? कमाया हुआ इनकम हुआ 80,000. earned income is 80,000, which will be shown in the outer column. 78 minus 6 plus 8. Is this clear? Okay. मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज करंट ईयर इनकम रिसीवेबल की एंट्री? जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री थी, वैसे जर्नल एंट्री क्या इनकम रिसीवेबल की? इनकम रिसीवेबल टू इनकम. इनकम रिसीवेबल टू इनकम. तो ये लास्ट ईयर जो माइनस किया इसकी क्या होगी? सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ओके. करंट ईयर की क्या है? इनकम रिसीवेबल टू इनकम, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल टू सब्सक्रिप्शन. लास्ट ईयर की क्या है? उल्टी, सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल. लास्ट ईयर वाला जब भी एडजस्ट करते हो ये एंट्री पास करते हो. नेक्स्ट वन वी हैव इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. क्या करने का? फंड में ऐड करना है डोनेशन. तो लास्ट ईयर का बिल्डिंग फंड पहले तो नीचे लेके आओ, करंट ईयर में बिल्डिंग फंड. ओके. फंड का फंडा सेम है, लास्ट ईयर का ब्रिंग इट टू करंट ईयर, ब्रिंग लास्ट ईयर का टू करंट ईयर, फिर जो भी इनकम है ऐड करो, एक्सपेंस माइनस कर दो. तो 2,50,000 लेके आओ प्लस डोनेशन, और डोनेशन मिला बिल्डिंग फंड का, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, दैट इज हाउ मच? 1 लाख. अगर लास्ट ईयर कोई बिल्डिंग फंड नहीं होता तो क्या करते? लास्ट ईयर कोई बिल्डिंग फंड होता ही नहीं तो ये 1 लाख का क्या करते? तो कैपिटल फंड में ऐड करते, अलग से बिल्डिंग फंड नया बनाते, अलग से बिल्डिंग फंड दिखता. कैपिटल फंड में क्यों ऐड करना है? बिल्डिंग फंड का डोनेशन है ना, क्वेश्चन में पढ़ो. अलग से दिखाने का बिल्डिंग फंड. गॉट इट? कैपिटलाइज करने को बोल रहा है तो कैपिटल फंड में ऐड. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, जितना फंड दिया है सब सेपरेट. ओके. पर्पस स्पेसिफिक है उसका, इसके लिए. देन बैलेंस कैरीड डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट. वेयर यू विल शो दिस बैंक ओवरड्राफ्ट? लायबिलिटी. Which year liability? Current year. Closing balance goes to current year liability 15. मतलब कैश का ओवरड्राफ्ट हो गया, नॉर्मल बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया. अभी एडजस्टमेंट्स देखते जाओ. एडजस्टमेंट में सबसे पहला ओपनिंग छान मारने का, देख लेने का सब किया है क्या. कैश इन एंड कैश एट बैंक, कुछ लिखना है उसका, ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है रिसीट पेमेंट में, बराबर है. लैंड, वेयर यू विल राइट लैंड? लास्ट ईयर एसेट से कहां जाएगा लैंड? करंट ईयर एसेट. वापस चेक करो, कुछ सेल है, फिक्स्ड एसेट दिखेगा ना, तो ये 3 चीज चेक करने का. शॉर्टकट है एसपीडी, स्पीड. एसपीडी, व्हाट इज एसपीडी? सेल, परचेज, डेप्रिसिएशन. Whenever you come across any fixed asset, search for speed. Sale, purchase, depreciation. Do you have any sale of land? Do you have any purchase of land? No. Do you have any depreciation on land? No. So as it is, 7,50,000.
ऊपर दिख रहा है बैंक डिपॉजिट, उसके वक्त भी मैंने यही किया था, एसपीडी। बैंक डिपॉजिट में सेल नहीं था लेकिन परचेज था ना, तो मैंने ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन नहीं था। कोई भी फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म एसेट दिखे, ये एसपीडी अप्लाई करने का करंट ईयर एडजस्टमेंट के लिए, सेल परचेज डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर है तो, नहीं है तो एज इट इज। बैंक डिपॉजिट कुछ करना है कि हमने ऑलरेडी कर दिया है बैंक डिपॉजिट लास्ट ईयर का लिख के? हेलो, बैंक डिपॉजिट लिख दिया, यहाँ पे दिख रहा है, परचेज डिपॉजिट ऐड कर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे दिया, इफेक्ट चेक कर लो, लेस किया है सब्सक्रिप्शन में से आपने, यस। कैपिटल फंड दे दिया इफेक्ट, बाकी है लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल फंड बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग कैपिटल फंड। कितना आएगा? 7,63,500, बराबर है। देन बिल्डिंग फंड, लास्ट ईयर का बिल्डिंग फंड बिकम दिस ईयर का ओपनिंग फंड, लेके आ गए लॉन्ग टर्म नॉन रिकरिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी चेक कर लो, हैव यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सैलरी? डन। कम टू करंट ईयर एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, one effect is here, less from furniture. What is the second effect? What is the second effect of depre? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, ये नहीं दिया है तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिख दो, यहाँ पे कितना आएगा? 750। सेकेंड इफेक्ट भी हो गया, टिक करो। Then subscription outstanding for 12-13 is 8,000. Which outstanding is this? 8,000. करंट ईयर। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का क्या होता है? दो इफेक्ट, एसेट। एसेट, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट। ऐड टू सब्सक्रिप्शन हो गया, एसेट बाकी है तो दे दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है? 8। अच्छा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग किधर जाएगा? इनकम में वो माइनस होगा, माइनस, और दूसरा इफेक्ट लास्ट ईयर एसेट, बराबर, वो दिया हुआ है। करंट ईयर का ऐड एंड करंट ईयर एसेट। Salaries outstanding for the current year are 4,000. What are the two effects? One effect is done, add to salary. लायबिलिटी। Second effect is liability. Outstanding salary 4,000. Current year का देना बाकी है, less कर add कर दिया, liability में लिख दिया। Traveling expenses 1250 are outstanding. ये कौन सा outstanding है? करंट। Current year outstanding। एक भी इफेक्ट दिया है क्या अभी तक हमने इसका? नहीं। No. बाकी है तो दोनों दे दो। टू आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1250, एक्सपेंडिचर एंड लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1250। बताओ मुझे अभी सरप्लस डेफिसिट एनीवन हैज कैलकुलेटेड? देन टोटल बोलो पहले। टोटल तो 80,000 है। कुछ नहीं है। टैली हो रहा है, कुछ नहीं अच्छा, है। टैली हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। देयर इज नो सरप्लस नो डेफिसिट, तो कैपिटल फंड में कुछ एडलेस नहीं करना है। आउटर कॉलम 763,500, मतलब सेम डिट्टो, एकदम वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बचा ही नहीं, पूरा खर्चा एकदम रिसीट के, इनकम और एक्सपेंडिचर सेम आ गया आपका। ओके, थोड़ा बचत होना चाहिए बट नहीं किया इसने, ठीक है। कितना हो रहा है टोटल? 11,33,750. 1133,750। 1133,750। सर, यस, ये जो बैंक डिपॉजिट में आपने परचेस ऐड किया है वो दिया किधर है? पेमेंट साइड, बैंक डिपॉजिट, पेमेंट साइड बैंक डिपॉजिट दिख रहा है? ओके, वो परचेज ही है। अच्छा, वो परचेस आइटम। पेमेंट मतलब क्या? तुमने फर्नीचर खरीदा समझो, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर टू कैश। तो पेमेंट में दिखेगा ना, बाय फर्नीचर। हाँ हाँ हाँ, समझा। बैंक डिपॉजिट खरीदा तो बैंक डिपॉजिट टू बैंक या बैंक डिपॉजिट टू कैश, तो पेमेंट में दिखेगा ना, बाय बैंक डिपॉजिट। हाँ, मुझे लगा एडजस्टमेंट में होगा, तो वो एडजस्टमेंट में दिखा है। नहीं, परचेज सेल आपको ऊपर ही दिखेगा, रिसीट पेमेंट। सर, अगर रिसिप्ट में दिखा होगा फिर माइनस होगा ना, तो बैंक माइनस होगा, तो सेल हो गया तुम्हारा, करेक्ट, तो सेल हो गया। रिसीट में दिखा तो माइनस हो जाएगा, दैट मींस इट इज सेल। ओके सर, हाँ, अगर एसेट सेल ऑफ किया तो फिर कैश में ऐड होगा क्या? हाँ, कैश में उधर दिखेगा, रिसीट साइड दिखेगा आपको, ऑटोमेटिकली दिखेगा कैश में। नहीं मतलब अभी हाँ, करंट ईयर में फर्नीचर सेल किया तो फिर कैश में ऐड करना पड़ेगा ना वापस? करना नहीं है, ऑलरेडी होगा, एडजस्टमेंट में नहीं होगा, वो रिसीट साइड में ही दिखेगा, सेल ऑफ फर्नीचर। अभी करना है, वही सम बता रहा हूँ मैं अभी।
सम सर नंबर अगर 20 जब बैंक हाँ डिपॉजिट दिया हो तो कहाँ अगर सिर्फ एसेट्स में ऊपर वाले में दिया है नीचे कुछ नहीं दिया है रिसीट और पेमेंट तो एज इट इज 2,50,000 लेके आओ, इन्वेस्टमेंट है ना, लॉन्ग टर्म एसेट। लैंड कैसे लेके आए, लैंड फर्नीचर एज इट इज लेके आओ, ठीक है। लास्ट सम नंबर 22, मार्केट डाउन फटाफट। सर लेक्चर है। हाँ एसके सोमैया, हाँ निकल जाओ, एसके सोमैया निकल जाओ। बाकी लोग वेरी इंपॉर्टेंट सम, सेल ऑफ एसेट वाला सम है, देखो ध्यान से। कैश इन सैलरी, पहला सैलरी बताओ मुझे, सैलरी क्या करना है आपको। सर कौन सा सम? 22, सम नंबर 22, expense salaries are expense, okay, medicines expense expense, equipment purchased Assets. asset, equipment purchase asset, ये करंट ईयर खरीदा हुआ है। ऊपर दिख रहा है और इक्विपमेंट भी है लास्ट ईयर का, दिखा? तो क्या सर करोगे? परचेज है ना तो एक्सपेंस नहीं होगा। नहीं, परचेज कैसा एक्सपेंस? मतलब हम लोग ने ये साल खरीदा है ना तो क्या खरीदा है? फर्नीचर परचेज, तो क्या एक्सपेंस हो जाएगा? नहीं। तो परचेज थोड़ी ऐसा है देख के एक्सपेंस, मटेरियल के लिए हो, मटेरियल 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 दिया है, डेप्रीसेल नहीं है तो एक्सपेंस। क्या खरीदा? इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, बुक्स, ये सब एसेट है ना। तो इक्विपमेंट परचेज ये साल का एसेट है, ऊपर दिख रहा है, और 60,000 का लास्ट ईयर था 60,000 का। तो ये साल क्या करोगे? हाउ विल यू शो इक्विपमेंट इन दिस ईयर? Add purchase. लास्ट ईयर का 60 प्लस ये साल का 10, टोटल हो जाएगा अभी 70,000। आर यू गेटिंग दैट? एसपीडी, सेल परचेज डेप्रीसिएशन, कोई भी फिक्स्ड एसेट पे एसपीडी, लास्ट ईयर का एसेट लेके आओ करंट ईयर में, फिर सेल परचेज डेप्रीसिएशन, 3 एडजस्टमेंट्स पॉसिबल होंगे उसमें। इक्विपमेंट हो गया, फिर जनरल इक्विपमेंट एसेट, हाँ पहले एक्सपेंड वाला पेमेंट वाला मार्क करते जाओ। इक्विपमेंट परचेज इज एसेट, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, बैलेंस इन कैश एंड है बैंक एसेट जाएगा करंट ईयर एसेट, ओपनिंग कैश एंड बैंक लास्ट ईयर एसेट लास्ट ईयर एसेट। दिख रहा है आपको? चेक कर लो सब लोग, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख रहा है सबको? Yes. यस। सब्सक्रिप्शन 65, खाली सब्सक्रिप्शन 65 किधर जाएगा पहले वो बताओ? इनकम इनकम। उसके बाद दिया इट इंक्लूड्स 1000 रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर। अगर ये इन्फो नहीं होता तो कुछ फर्क पड़ता? नहीं। नहीं सर। नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दिया है ना ऊपर बैलेंस शीट में, देखो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। कैन यू सी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग? लास्ट ईयर का मिलना बाकी था, कितना लास्ट ईयर का बाकी था? 1000 रुपया। तो ये साल मिला ही होगा, तो माइनस ही करना है। तो इंफॉर्मेशन फोकट क्या दिया है, तो नहीं भी दिया होता तो भी इट इज वन एंड द सेम थिंग। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? हेलो। देन सेल ऑफ फर्नीचर, देखो आ रहा है, सेल ऑफ फर्नीचर आ गया। सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू इज 15,000 और वैल्यू दिया है 22। इसका मतलब क्या है? बुक वैल्यू 15 और वैल्यू 10 है, सॉरी 10। लॉस पे बेचे। लॉस ऑफ 5,000 लॉस ऑफ 5,000। ये बत्ती चमका? कितने का था? 15 का था, और हमने कितने में सेल किया है? 10 में सेल किया है, तो लॉस हो गया। याद है आपकी फर्नीचर की जर्नल एंट्री क्या बनती थी? व्हेन यू सेल एनी फर्नीचर, रिवाइज द जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ फर्नीचर। Cash loss on furniture to furniture. कैश लॉस ऑन फर्नीचर टू फर्नीचर, या बैंक लॉस ऑन फर्नीचर टू फर्नीचर। कितने का था? 15 का था, 10 में बेचा, तो 10, 5, 15 बराबर है। अभी इसमें पोस्टिंग कैसे होती है? बैंक में क्या लिखोगे? टू फर्नीचर 10,000। हेलो, तो बैंक अकाउंट है ना, ऊपर दिख रहा है आपको रिसीट में, जो दिख रहा है रिसीट पेमेंट इज बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, उसमें दिख रहा है टू फर्नीचर 10,000, वो पोस्टिंग हो चुका है, ठीक है। फिर फर्नीचर में क्या दिखेगा? फर्नीचर अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट में क्या दिखेगा आपको? बाय बैंक बाय लॉस बाय बैंक बाय लॉस, कितना? 10, 5 बराबर है।
तो फर्नीचर क्रेडिट करना है ना आपको, तो बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना। कम करना है। कितने से कम करना है? 10 से या 15 से? 15 से। तो लेस हमेशा बुक वैल्यू होगा। फर्नीचर में से, एसेट में से हमेशा यू विल सब्ट्रैक्ट द बुक वैल्यू। ओके, फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है ना, मतलब कम हो रहा है बाय बैंक बाय लॉस। तो फर्नीचर में से क्या माइनस करोगे? हमेशा बुक वैल्यू। व्हाट इज द बुक वैल्यू? 15,000 रुपीज। व्हाट इज द बुक वैल्यू? 15,000 रुपीज। अच्छा, ये 10,000 का एंट्री हो चुका है बैंक में टू फर्नीचर। फर्नीचर में हमने कर दिया बाय लॉस बाय बैंक। लॉस में क्या दिखेगा? तीसरा अकाउंट यहाँ पे लॉस अकाउंट है। लॉस ऑन फर्नीचर में क्या दिखेगा? टू फर्नीचर। टू फर्नीचर। और ये लॉस किधर जाएगा अल्टीमेटली तुम्हारा? बाय पीएनएल जाता था नॉर्मली, इधर जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो वेयर विल यू शो दिस लॉस ऑफ 5,000? एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर। तो ले दे के जब भी आपको सेल का एडजस्टमेंट मिले, जब भी आपको सेल का एडजस्टमेंट मिले, एसेट बेचने का एडजस्टमेंट दिखे, तो क्या करना है? सुनो, रिसीट में दिखेगा सेल ऑफ एसेट, तो व्हाट आर यू सपोज टू डू? सर्च फॉर द बुक वैल्यू। सर्च फॉर द बुक वैल्यू। अभी यहाँ पे बुक वैल्यू कितना है? 15,000। तो एसेट बुक वैल्यू माइनस होगा। हमेशा एसेट में से बुक वैल्यू ही माइनस होगा। ये समझ में आ गई बात? कैसा होगा बुक वैल्यू माइनस? ये दिख रहा है यहाँ पे 10 + 5 15। बुक वैल्यू एसेट में से माइनस कर दो। एंड नंबर 2, प्रॉफिट और लॉस विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट और लॉस विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये लॉस बैंक वाला एंट्री नहीं करना है, बैंक वाला एंट्री हो चुका है, आपको ऊपर दिख रहा है टू फर्नीचर। तो प्रॉफिट और लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एसेट में से बुक वैल्यू माइनस, इतना ही करना है। अनदर एग्जांपल आई विल टेल यू। ये फर्नीचर 15,000 का था और आपने 15 में ही बेचा होता। 15,000 का फर्नीचर 15 में ही बेचा होता। बुक वैल्यू भी 15, सेल वैल्यू भी 15। उधर 10 है ना, उसके जगह 15 दिखता। रिसीट में जो दिख रहा है ना, वो सेल वैल्यू ना, रोकड़ा आया इतना, तो आपको 15,000 ही मिलता समझो। तो फिर फर्नीचर में से कितना माइनस करते आप? 15। बुक वैल्यू, विल देयर बी एनी प्रॉफिट और लॉस? नो। अच्छा, अभी वो 15,000 का फर्नीचर 20,000 में बेचते, कॉलम में 20,000 है, इनकम, प्रॉफिट हो गया। तो फर्नीचर में से कितना माइनस करना है? 15 ही करना है। बुक वैल्यू ही करना है। कितने का था बुक वैल्यू, वही माइनस करना है। हाँ, और ऊपर का 5 का प्रॉफिट हुआ है ना, वो किधर जाएगा? इनकम में। तो वन थिंग टू बी कंक्लूडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो सेल वैल्यू है ना 10,000 का, उसको सर्कल करो सब लोग। सेल वैल्यू है ना 10,000, ऑल ऑफ यू सर्कल दैट अमाउंट, प्लीज सर्कल इट। दैट वैल्यू विल नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेयर। वो 10,000 कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होने वाला। वो 10,000 will not be recorded anywhere. What will you record instead? You will record the book value, subtract it from asset and record the profit or loss. Record the profit or loss in your income and expenditure. Once again, कॉलम में जो दिख रहा है वो सेल वैल्यू है कि बुक वैल्यू है? ये बताओ मुझे। कॉलम में जो दिख रहा है वो सेल वैल्यू है कि बुक वैल्यू है? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू है, मतलब उतने में बेचा, उतने में बेचा। वो वैल्यू कहीं पर भी रिकॉर्ड करना है आपको? नहीं, कहीं पर भी नहीं करना। ठीक है, यू हैव टू सर्च फॉर बुक वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं बुक वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे समझो बुक वैल्यू दिया ही नहीं है, तो क्या अज्यूम करोगे? लास्ट ईयर का जो वैल्यू था वो? नहीं, सेल वैल्यू इज इक्वल टू कॉलम में दिया है वो, जो कॉलम में दिया है वो, जितने का था उतने में बेच दिया। 10,000 का था, 10,000 में बेच दिया। तो ऐसे बुक वैल्यू 10,000 माइनस करो एंड नो प्रॉफिट नो लॉस। Is this clear? Once again, कॉलम में जो वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू है? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू। इतने में बेचा, वो आपको कहीं पर भी रिकॉर्ड करना है कि नहीं? नहीं। सर्कल इट, लीव इट। इंस्टेड सर्च फॉर बुक वैल्यू विच इज 15,000 इन दिस सम। मतलब 15,000 का एसेट था, तो एसेट में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 15। एसेट में से हमेशा कॉस्ट ही माइनस होगा। समझो आपने 1,000 रुपए का फर्नीचर 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। 1,000 रुपए का फर्नीचर 1 करोड़ रुपए में बेच दिया, तो फर्नीचर जो है वो तो 1,000 रुपया ही दिख रहा होगा आपको बैलेंस शीट में। तो फर्नीचर में से क्या 1 करोड़ माइनस कर दोगे?
इज इट पॉसिबल? 1000 में से 1 करोड़ माइनस कर सकते हो? नहीं। फर्नीचर में से बुक वैल्यू 1000 रुपया ही माइनस होने वाला है। ऊपर का प्रॉफिट हुआ ना आपका 9 करोड़ 99,99,000, वो प्रॉफिट जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सेल वैल्यू कभी भी माइनस नहीं करना है, ये याद रखना। सेल तो आप कोई भी भाव पे कर सकते हो, आपकी मर्जी। एसेट्स आर ऑलवेज शोन एट कॉस्ट, बुक वैल्यू। ओके, तो खरीदा तो भी बुक वैल्यू कॉस्ट, बेचा तो भी बुक वैल्यू ही माइनस होएगा उसमें से। ऊपर का जो प्रॉफिट लॉस है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, बोलो। हाँ सर, जो बाकी का भी 20,000 का इसमें फर्नीचर बचा है वो तो एसेट में ही दिखेगा वो ना? एसेट में, वो बचा हुआ सब एसेट में। यस यस, मैं खाली सेल का बात कर रहा हूं अभी। ये जो सेल हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है? सेल वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना है। एसेट में से क्या माइनस करोगे बताओ मुझे? व्हाट विल यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एसेट? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। एंड if there is any profit, where will that profit go? Income. If there is any loss, expenditure. अकाउंट आपके सामने है, ये ट्रीटमेंट करनी थी, ये हमने कर दी। ठीक है, बैंक वाला हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि बैंक वाला एंट्री हो चुका है, बैंक अकाउंट में ऑलरेडी दिख रहा है, तो वी नीड नॉट डू एनीथिंग। क्लियर? डोनेशंस ब्रैकेट में रेवेन्यू दिया है, म्हणजे काय? Recurring. तो क्या करना है, किधर डालना है डोनेशंस को? इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस का इंफॉर्मेशन दिया है कुछ, तो देखो क्या दिया है। कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस। व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? Add to capital fund. Go to your opening balance sheet, check cash in and cash at bank. Will you write it anywhere? No, already opening balance दिया हुआ है। हिया दोषी। Land and building, is it a fixed asset or a current asset? Fixed. कहां से कहां जाएगा? लास्ट ईयर बैलेंस शीट से किधर जाएगा? करंट ईयर बैलेंस शीट में। लास्ट ईयर से करंट ईयर में एज इट इज आ जाएगा। इज देयर एनी सेल, परचेज और डेप्रिसिएशन? स्पीड, एसपीडी, फिक्स्ड एसेट। पढ़ो, लास्ट पॉइंट पे दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, दिख रहा है? डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10 एंड इक्विपमेंट बाय 15। मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर में दिखाना है कि करंट ईयर में दिखाना है? करंट ईयर। क्यों लास्ट ईयर में नहीं दिखाना है डेप्रिसिएशन? एसेट पड़ा है, वो ऑलरेडी क्लोजिंग वैल्यू है। जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है ना, वो लास्ट ईयर का आउटर कॉलम वैल्यूज है, सब एडजस्टमेंट के बाद वाला। तो लास्ट ईयर में सब एडजस्टमेंट हो चुका है। जो भी एडजस्टमेंट करना है करंट ईयर में करना है आपको, एसेट्स वाला। ठीक है, सेल, परचेज, डेप्रिसिएशन सब करंट ईयर में करना है। ये समझ में आ रही है बात? तो डेप्रिसिएशन करंट ईयर में करना है, क्या होगा? दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, लेस फ्रॉम एसेट, बिल्डिंग एंड एक्सपेंस। तो हाउ विल यू शो बिल्डिंग? सुन लो ध्यान से सब लोग। बिल्डिंग आपका लास्ट ईयर से आएगा करंट ईयर में, 4 लाख रुपया वैसे का वैसा इनर कॉलम में। फिर डेप्रीसिएशन कितना आएगा? डेप्रीसिएशन 10,000। तो अभी बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया आपका? 3,90,000 रुपीज। लास्ट ईयर ओपनिंग आया ना, ओपनिंग शुरुआत में 4 लाख था, एक साल यूज किया, अब हो गया 3,90,000। इज इट क्लियर? And depreciation का second effect is expenditure. Then we have equipments. Check equipments. Last year equipment कितने के थे? 60. कहाँ जाएंगे वो लास्ट ईयर वाले 60? कहीं रिकॉर्ड करना है? एसेट में। Where will you write last year का equipment? 60,000 बोलो। Asset. Current year asset, fixed asset है ना, तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर एसपीडी चेक करो, फिक्स्ड एसेट है तो एसपीडी, सेल, परचेज, डेप्री। Do you have any sale of equipment? दिख रहा है रिसीट साइड? नहीं। Do you have any purchase of equipment? दिख रहा है पेमेंट साइड पे? Yes. ये ऐसे ही दिखेगा, सेल, परचेज आपको रिसीट पेमेंट में ही दिख जाएगा। दिखा? तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट, हाउ मच इज परचेज ऑफ इक्विपमेंट? 10,000। तो 60 प्लस 10 प्लस करना है कि माइनस? Plus. बढ़ गया ना, और 70। और कुछ है डेप्रीसिएशन है? Depreciation. डेप्री भी है 15,000। तो क्या करोगे? माइनस। तो अभी इक्विपमेंट कितना हो जाएगा? 60,000 प्लस 10, 70 माइनस 55,000 इन द आउटर कॉलम। इज दैट क्लियर? देन वी हैव आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या करना है लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग? लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सेकंड इफेक्ट, लास्ट ईयर एसेट दिया हुआ है ऑलरेडी।
कैश इन फंड नहीं है, वो कैपिटल फंड है. ओपनिंग 5 लाख 2 है. लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम दिस ईयर का ओपनिंग 5 लाख 2. मेडिसिन बिल अनपेड 3000. अनपेड कौन सा अनपेड है? अनपेड म्हणजे आउटस्टैंडिंग. कौन सा आउटस्टैंडिंग है? लास्ट ईयर का है. क्या करना है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग? ये टाइम में से माइनस. ये टाइम में से माइनस करना है. क्यों करना है? सबको बैठा दिमाग में. लास्ट ईयर का ये साल पे किया तो हटा दो. डजंट बिलोंग टू दिस ईयर. सेकंड इफेक्ट, लास्ट ईयर लायबिलिटी दिया हुआ है, वापस देने की जरूरत नहीं है. तो हो गया लास्ट ईयर का बैलेंस शीट. करंट ईयर का देख लो एडजस्टमेंट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000. कौन सा आउटस्टैंडिंग है? Current year. Outstanding. What are the two effects? Add and assets. Add and assets. Okay. Capitalize membership fees. That is just a information. Outstanding salary 6000. कौन सा outstanding है? Current year. Current year का outstanding. What are the two effects? Add and liability. Add to liability. Sorry. Add to expense and liability. Add to expense and liability. Depreciate land and building and equipment. You know that current year में depreciation. What are the two effects? Less from asset and expenditure. Is that clear? Dots दे दो फटाफट. Sums will do it in the next lecture. सर वो डोनेशन रेवेन्यू दिया है ब्रैकेट में, वो क्या है? रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू रिसीट मतलब हर साल इनकम. रेवेन्यू और कैपिटल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म. रेवेन्यू मतलब हर साल तो इनकम. ओके. रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस. रिसीट मतलब इनकम. गिव द डॉट्स. सब्सक्रिप्शन पे 2 डॉट्स. सब्सक्रिप्शन 2 डॉट्स. लाइफ मेंबरशिप फीस 1 डॉट. Subscription 2 dots. Life membership fees 1 dot. Salary 1 dot. Salary 1 dot. Land and building 1 dot. Land and building 1 dot. Depreciation है. Equipment 2 dots. Purchase भी है, depre भी है. Equipment 2 dots. Furniture 1 dot. Sale है. Furniture 1 dot. And medicines 1 dot. मेडिसिन्स 1 डॉट. डोनेशन पे भी करना है तो कर दो रेवेन्यू का. आई रिपीट. सब्सक्रिप्शन 2 डॉट्स. लाइफ मेंबरशिप फीस 1 डॉट. सैलरी 1 डॉट. लैंड एंड बिल्डिंग 1 डॉट. इक्विपमेंट्स 2 डॉट. फर्नीचर 1 डॉट. मेडिसिन्स 1 डॉट. डोनेशन 1 डॉट. ठीक है. विल कंटिन्यू द प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर. करके मत आना, हम लोग क्लास में करेंगे. ठीक है. जस्ट रिवाइज इट. नथिंग फॉर होमवर्क. विल मीट ऑन Monday. Okay, nothing for homework, just revise this much. If you have any doubts, you wait, otherwise you can leave. Bye sir. Bye.